जी क्लास कंटिन्यू करते हैं. We were reading read only keyword before going to the break. ठीक है, रीड ओनली कीवर्ड ऐसा कोई फील्ड जिसको हम चाह रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल हो सके या उसकी वैल्यू अपडेट हो सके व्हेन वी आर क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग दैट फील्ड और जस्ट फॉर्म इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. तो उसके लिए हम रीड ओनली मॉडिफायर यूज कर सकते हैं. इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देती हूँ थ्रू आवर कोड. Suppose I am creating a class, a normal class. लेट सपोज मैं आपको दोनों एग्जांपल्स करवा के दिखा देती हूँ. कैलकुलेटर की क्लास रखते हैं, इसमें हम एक फील्ड रखते हैं पब्लिक कांस्टेंट इंट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, इसको हम फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एफ. ठीक है, ये मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया है. थ्रू आउट इट विल बी द सेम व्हेनेवर वी विल नीड इट. एंड देन हम यहाँ पे एक और फील्ड डिफाइन करते हैं पब्लिक read only int लेट्स सपोज वेरिएबल 1. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हम रीड ओनली डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, var1 हो गया हमारे पास जिसको मैंने रीड ओनली कर दिया और एक हमारे पास फील्ड हो गई कांस्टेंट की. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रीड ओनली वाली फील्ड लेट से मैं इसको कह रही हूँ वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10. तो जहां मैंने इसको डिक्लेयर किया मैं वहीं इसकी वैल्यू यूज कर सकती हूँ और आई कैन यूज इट इन जस्ट द कंस्ट्रक्टर. लेट सपोज मैंने कैलकुलेटर दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया. ये हमारे पास नॉर्मल क्लास है, स्टैटिक क्लास नहीं है. ठीक है, मैंने एक नॉर्मल क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पे मैंने कहा कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 20. यहाँ पे चेंज हो सकता है. लेट सपोज आई हैव क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड आई कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ रीड ओनली वेरिएबल थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एज वेल. लेट सपोज ए एंड आई एम सेइंग कि v1 इज इक्वल टू. सो जो रीड ओनली वाली फील्ड है, रीड ओनली वाली फील्ड जो है वो सिर्फ हमारे पास कहाँ से यूज हो सकती है, अपडेट कहाँ से हो सकती है, जहां मैंने इसको डिक्लेयर किया है मैं सिर्फ वहां उसकी वैल्यू दे सकती हूँ, या जहां पे मैंने इसको जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ. पर कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कैन बी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एज वेल. ठीक है, अब मैं इसको कहीं और एक्सेस करते हैं. लेट सपोज मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन वेरिएबल 1 प्रिंट हो जाए मेरे पास. Let's suppose I am creating a method public void print. मैंने एक मेथड बना दिया प्रिंट का जिसमें मैं ये दोनों फील्ड्स प्रिंट करवा रही हूँ. प्रिंट एक्सेसिबल कहीं से हो सकता है, लेकिन हम एडिट की बात कर रहे हैं, अपडेट की बात कर रहे हैं कि हम इनकी वैल्यू को कहाँ से अपडेट कर सकते हैं. वेरिएबल 1 सिमिलरली मैंने एक और कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा देती हूँ वैल्यू ऑफ 5. ठीक है, और मैं इस मेथड के अंदर अगर चेंज करना चाहूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 30. ठीक है, तो इट विल थ्रो एन एरर. एरर क्या कह रहा है, अ रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइन टू, मतलब उसकी वैल्यू को हम कहीं भी असाइन नहीं कर सकते हैं अनलेस एक्सेप्ट इन अ कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजेशन. only setter of the type in which the field is defined on a variable initializer. वो क्या कह रहे हैं कि रीड ओनली वाली जो फील्ड है, क्योंकि वेरिएबल 1 को मैंने डिक्लेयर किया है रीड ओनली, तो रीड ओनली वाली फील्ड को वैल्यू हम वहीं दे सकते हैं जहां हमने उसको डिक्लेयर किया है या विद इन द कंस्ट्रक्टर. अब वो चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो.
आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर और आउटसाइड इट डिक्लेरेशन, अगर मैं वेरिएबल 1 की वैल्यू को चेंज करना चाहूंगी सो इट विल थ्रो एन एरर। इसी तरह जो मेरे पास पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू को मैं कर देती हूँ, ठीक है, इट विल ऑल्सो, मेरे पास क्या है कि एक एरर आ रहा है विच इज पाई की वैल्यू जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है PIE, ठीक है, मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, सो इट अगेन शो एन एरर। द नेम, the left hand side of an assignment must be a variable, property or indexer but cannot be a constant variable। जब एक चीज कांस्टेंट हो गई इट मींस उसकी वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू जो दी है। अब हम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं इस क्लास का। अच्छा, कांस्टेंट वाली फील्ड कंस्ट्रक्टर में भी अपडेट अगर हम करना चाहें वो भी देख लेते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर में पाई की वैल्यू लेट से मैं कह रही हूँ ठीक है, var1 कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, ये मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा है, वेरिएबल 1 उसको मैंने var1 कर दिया रीड ओनली एक्सप्लेन करने के लिए। कांस्टेंट फील्ड जहां डिक्लेयर की बस वहीं उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, बस वही यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी एडिटेबल। एक दफा वैल्यू असाइन कर दी इट कैन नॉट बी चेंज, ना तो किसी मेथड से चेंज हो सकती है ना किसी कंस्ट्रक्टर में चेंज हो सकती है। बट रीड ओनली जहां डिक्लेयर किया है वहां पे भी चेंज आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, और विद इन अ कंस्ट्रक्टर, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, दोनों में आप इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए कमेंट किया है क्योंकि जो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, किसी भी फील्ड के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लग गया, उसको जो वैल्यू आपने दे दी, अब आप पाई की वैल्यू को कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी नहीं कर सकते, इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, जब एक चीज कांस्टेंट हो गई तो जो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई दैट वैल्यू इज फिक्स। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कांस्टेंट फील्ड को अपडेट नहीं कर सकते। जबकि रीड ओनली आपको क्या कह रहा है कि जहां आपने रीड ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है आप वहां पे भी उसकी वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर आप रीड ओनली वाले वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट विद इन अ कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। अगर मैं मेथड में भी var1 और पाई को देखे चेंज कर रही हूँ तो इट विल थ्रो एन एरर। So read only field can be changed, can be editable, but only with from the constructor। constructor के अंदर से हम read only वाली field को change कर सकते हैं, जबकि constant field throughout same रहेगी। एक दफा आपने उसको value assign कर दी, आप उस value को change या update नहीं कर सकते, edit नहीं कर सकते, ना ही तो किसी method में ना ही किसी constructor में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये देख लिया है कि मेथड के अंदर हम अब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्लास का, और सी के थ्रू मैं कॉल कर रही हूँ प्रिंट। तो प्रिंट का मेथड जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो वैल्यूज प्रिंट कर देगा। पाई की उसकी वेर 1 की वैल्यू 20 है और 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज फिक्स्ड। 3.14 रीड ओनली की इनिशियल वैल्यू वेरिएबल 1 थी, लेकिन जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैलकुलेटर, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चला गया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाके var1 की वैल्यू 20 हो गई। और फिर मैंने कॉल किया सी डॉट प्रिंट, तो सी डॉट प्रिंट के लिए इसने क्या किया, प्रिंट का मेथड कॉल किया, var1 और पाई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। लेट अज्यूम कि मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ,
जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, यहाँ देखें अगर आप तो, unlike constant fields, read only fields can vary from one instance to the next. जैसे constant field तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो सकती। रीड ओनली वाली जो फील्ड है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर सकती है, मींस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है रीड ओनली वाली फील्ड की। तो वो पॉइंट हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। लेट सपोज मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैलकुलेटर का, और इसमें मैंने वैल्यू दे दी 100, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और अब मैं कॉल कर रही हूँ C1 डॉट प्रिंट, ठीक है। अब ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा C, उसके लिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और var1 की वैल्यू 20 होगी ऑब्जेक्ट C के लिए। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेटर C1 इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, जिसमें मैंने एक वैल्यू पास कर दी 100। और ये 100 क्या करेगा, मेरे पास जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरे पास ये रहा जो एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है। तो जो 100 वैल्यू मैंने पास की थी वो ए में असाइन होगी लोकल वेरिएबल, और ए के थ्रू वेरिएबल 1 में असाइन होगी। और फिर जब मैं C1 डॉट प्रिंट कॉल करूंगी तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज कॉल होगी, उसके लिए मेरे पास कॉल होगी जो नई वैल्यू है विच इज 100। देखें कांस्टेंट की वैल्यू सेम रही दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन रीड ओनली वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट, बट इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर मैं लेट सपोज मैं कह रही हूँ C1 डॉट, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ कह रही हूँ C1 डॉट, तो देखें वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 500, इसने एरर दे दिया। रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइन टू, रीड ओनली फील्ड को आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी असाइन और चेंज फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू चेंज नहीं करवाएंगे तो फिर जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज करते वक्त यूज की है वो वही वैल्यू यूज करेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये वाला कंस्ट्रक्टर में मैं सेट नहीं करवा रही, ठीक है, मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल 1 की वैल्यू अपडेट नहीं करवा रही, और मैंने C ऑब्जेक्ट बनाया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल 1 रीड ओनली वाली वैल्यू को मैंने एडिट नहीं करवाया, और रीड ओनली की वैल्यू क्या रखेगा 10, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए वो जो वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एज अ प्रोग्रामर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कि आप किस तरीके से अपने कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट C के लिए रीड ओनली की वैल्यू को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से सेट नहीं करवाया। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैलकुलेटर में गया, यहाँ रीड ओनली की कोई वैल्यू सेट नहीं होती, लेकिन जहाँ रीड ओनली सेट जहाँ पे डिक्लेयर हुआ था वहाँ इसकी वैल्यू 10 थी, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट C के लिए var1 की वैल्यू 10 है। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, मैं वैल्यू पास करूंगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में var1 की वैल्यू अपडेट हो रही है जो हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो C1 के लिए वही वैल्यू हो गई जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है एज एन आर्गुमेंट 100, और कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज हम ये देख लेते हैं, हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट फील्ड बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट पाई, कैलकुलेटर डॉट पाई इज इक्वल टू 1 2 3 4, अच्छा पॉइंट में था, इट अगेन थ्रो एन एरर, ठीक है। जबकि स्टैटिक, जब हम कोई चीज स्टैटिक करते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन था आई गेस मोहसिन शबीर का क्वेश्चन था कि हमें स्टैटिक और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, जब कांस्टेंट भी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। तो डिफरेंस ये है कि जब मैंने एक दफा कांस्टेंट वाली फील्ड को वैल्यू सेट कर दी, आई कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम द नेम विद इन द नेम ऑफ क्लास एज वेल। सिमिलरली अगर मैं एक फील्ड यहाँ पे और डिक्लेयर करूँ जो कि स्टैटिक हो, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, लेट सपोज सी नेम को मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ की क्लास है ये, लेट सपोज, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट पाई तो नहीं कर सकती क्योंकि पाई कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर डॉट
स्टैटिक फील्ड जो दूसरी थी सी नेम, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। मैं मैथ की क्लास से इसको कह रही हूँ कि मेरे पास लेट सपोज इनम की क्लास है। देखें अब ये कोई एरर नहीं दे रहा। So static field can be editable but constant field cannot be editable. उसकी जो एक वैल्यू हो गई थ्रू आउट वही वैल्यू आगे चलेगी। दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज और एडिटेबल। ठीक है मोहसिन, आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दे दिया कि स्टैटिक और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, जबकि हर कांस्टेंट फील्ड बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई क्यूरी तो नहीं है? Okay, we have another topic which is optional parameters. ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर्स ये हैं कि आप अपने मेथड डिक्लेयर करते वक्त जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, आप उन आर्गुमेंट्स को ऑप्शनल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शनल मींस ये कि अगर आप उसको वैल्यू ना दें तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वर्क कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि हम जब कोई मेथड या कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें जो हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं, ये दो इंटीजर लेगा, तो जब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं तो मैंडेटरी होता है कि हम वही दो वैल्यूज को पास करें। ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर वो एरर देता है कि इस टाइप का मिस मैचिंग, हमें जो है सेम पैटर्न मैचिंग का कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। सो हियर यू हैव ऑप्शन ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर एज वेल। ऑप्शनल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स, लेट सपोज हमने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया, एक फंक्शन है बेसिकली जो कि एक इंटीजर भी रिटर्न करेगा पावर का, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। एक बेस वैल्यू ले रहा है जो इंटीजर होगी और एक और इंटीजर वेरिएबल ले रहा है एक्सपोनेंट वैल्यू। आवाज नहीं आ रही बेटा? वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही है बेटा? तलहा आपके पास कुछ प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का, में भी बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंट एक्सपोनेंट वैल्यू है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है वेरिएबल मेथड डिक्लेयर करते वक्त, दैट इज ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब ये है कि आप जब ये मेथड कॉल करेंगे, अगर आप उसमें दो वैल्यू पास करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी। लेकिन वेन एवर यू कॉल दिस मेथड विद जस्ट वन आर्ग्यूमेंट, सो इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल। दूसरा जो आपने वैल्यू दी है वो उसको कंसीडर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड है स्टैटिक इंट पावर जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, एक बेस वैल्यू और एक एक्सपोनेंट वैल्यू, जिसको हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया है। ये इनिशियलाइजेशन ये बता रही है कि जब आप मेथड को कॉल करेंगे, कॉल करते वक्त अगर आप दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो 2 दूसरे आर्ग्यूमेंट से अपडेट हो जाएगा, और अगर आप जस्ट वन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो वन आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हो जाएगा और सेकंड जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, सो इंट एक्सपोनेंट वैल्यू इज ऑप्शनल हियर। आप चाहें तो मेथड कॉल करते वक्त एक्सपोनेंट वैल्यू की वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो वो उस 2 को ही डिफॉल्ट कंसीडर करके आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं। ये पावर का मेथड दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दो इंटीजर टाइप का। सो अगर हम जस्ट पावर कॉल करेंगे विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, सो इट विल थ्रो एन एरर। This call generates a compilation error because this method requires a minimum of one argument. इस method को work करने के लिए at least one argument चाहिए which is base value, because another one is optional, क्योंकि मैंने इसको value दी है कि अगर user इसमें value ना दे तो 2 value consider करके काम करना, लेकिन minimum एक जो है वो argument चाहिए जो कि base value पे चाहिए होगा। So अगर ये मेरे method की definition है, signature है, और मैं power का method call करूंगी, so it will throw an error कि you should pass at least one argument that should be stored in that base value local variable.
सिमिलरली इफ वी कॉल पावर मेथड विद जस्ट वन आर्ग्यूमेंट, अगर हम इस पावर के मेथड में जस्ट एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इस बेस वैल्यू पे पास कर देगा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2 है, जो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पास नहीं की। दिस कॉल इज वैलिड बिकॉज वन आर्ग्यूमेंट 10 इज बीइंग पास्ड। ये जो 10 है ये पास हो जाएगा इस मेथड में। The optional exponent value is not specified in the method call. तो मैंने इस method call में जो exponent value का जो variable है उसकी value नहीं दी. So the compiler uses 2 for the exponent value as specified in the method header. जैसे ही मैंने method के header में 2 use किया है और कोई value pass नहीं की तो मेरा program compiler क्या करेगा, इस 2 को ही exponent value की value consider करके काम चलाएगा। सिमिलरली इफ आई कॉल्ड पावर 10 ऑफ 3, अगर मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगी तो फर्स्ट आर्गुमेंट बेस वैल्यू को असाइन हो जाएगा और सेकंड आर्गुमेंट जो 3 है, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 2, वो अपडेट हो जाएगी और द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंट वैल्यू विल बी अपडेटेड बाय 3। दिस कॉल इज आल्सो वैलिड बिकॉज 10 इज पास्ड एज द रिक्वायर्ड argument and 3 is passed as the optional argument. So आपके पास अगर कोई ऐसा फिनोमिना हो तो आप अपने कोड में इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यही कैलकुलेटर की क्लास रखते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेटर की क्लास में लेट्स सपोज मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ पब्लिक। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप मेथड को स्टैटिक रखें, मैंने इसको कह दिया पब्लिक फ्लोट एरिया का एक मेथड है जो 2 वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, एक फ्लोट क्या ले रहा है, एक रेडियस ले रहा है जो मैंडेटरी है, और एक हम कह देते हैं फ्लोट वैल्यू ऑफ फायर, जिसको मैंने दे दिया 3.14। ये मैंने एक मेथड बना दिया और मैं कह रही हूँ इसको रिटर्न। ये मेथड क्या करेगा, रेडियस जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेगा रेडियस से। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया हमारे पास, रेडियस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक मेथड बना दिया जिसमें जब हम किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ खुद से वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो क्या कर सकता है हमारे पास कि अगर हम इस मेथड को एक आर्ग्यूमेंट के साथ भी पास करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो दूसरे को इसी वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैलकुलेटर की क्लास का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगी सी डॉट एरिया विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, सो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, नो ओवरलोड फॉर मेथड एरिया टैग्स टेक 0 आर्गुमेंट। आपकी इस कैलकुलेटर की क्लास में एरिया नाम का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कोई आर्गुमेंट ना ले रहा हो। अच्छा, अब अगर मैं इसको पास कर देती हूँ 10, तो 10 के केस में देखें एरर हट गया। ये जो 10 वाली वैल्यू है ये रेडियस को कंसीडर करेगा, रेडियस वाले लोकल वेरिएबल में पास कर देगा, और पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने 3.14 दी है। अगर मैं यहाँ नहीं भी दूंगी तो ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है ये क्या करेगा, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चला के मुझे रिटर्न कर देगा रिजल्ट। ठीक है, हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन सी डॉट एरिया, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, 314 इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई होगा 10 से 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर हम कॉल कर रहे हैं सी डॉट एरिया विथ अनदर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पाई की वैल्यू को कांस्टेंट नहीं किया, लेट सपोज मैं कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, मैंने कहा 10,9। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, 900 वैल्यू आ गई।
10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट सपोज 9 दे दी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 900। तो अगर आप कोई वैल्यू देंगे तो वो जो आपने वैल्यू दी उस पर वर्क करेगा, और क्योंकि ये सेकंड वाला जो वेरिएबल है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो वैल्यू दे चाहे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर का ऑप्शन है, ये भी आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नेम पैरामीटर्स, अगर आप नेम पैरामीटर यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है सेट टाइम का, जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं एज एन आर्गुमेंट, और तीनों को हमने वैल्यू पास की। इंट आवर इज इक्वल टू 0, मिनट इज इक्वल टू 0, सेकंड इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमने इनको 0 0 0 दे दी। और जब हम कॉल कर रहे हैं सेट टाइम का मेथड ऑब्जेक्ट के नाम के साथ टी डॉट सेट टाइम, अगर हम इस तरीके से कॉल करेंगे सो इट विल थ्रो एन एरर कि आपने थर्ड फील्ड जस्ट कॉमा और वाइट स्पेस के थ्रू आप नहीं यूज कर सकते, बट यू कैन यूज दिस विद द नेम एज वेल। लेट सपोज मैंने कहा टी डॉट सेट टाइम आवर जो है वो 12 कर दो, तो ये आवर पे क्या कर देगा, 0 की वैल्यू अपडेट करके 12 कर देगा। और मैंने कहा सेकंड को 22 कर दो, तो ये सेकंड वाले को 22 कर देगा। मिनट वाली वैल्यू मैंने अपडेट नहीं की, तो वो थ्रू आउट जो 0 थी वो 0 ही रहेगी। तो आप इस तरीके से नेम पैरामीटर यूज करके अपने मैथड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, अब डिफॉल्ट वैल्यू में अगर आप तीनों अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर देंगे, मिनट को भी आप दे देंगे, लेट सपोज मिनट इज इक्वल, मिनट की वैल्यू आप दे देंगे, क्या दे दी, लेट से मैंने कहा कि 15, तो आपका टाइम क्या सेट हो जाएगा, 0 0 भी अपडेट हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आप नेम पैरामीटर यूज करके भी अपने प्रोग्राम को मेथड पे काम कर सकते हैं विद इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेमिंग कन्वेंशन, बुक इज अ क्लास, ठीक है। हम ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि हम नेम देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है और मेथड क्या है। सो बुक इज द नेम ऑफ क्लास, टाइटल उसका एट्रीब्यूट होगा डेफिनेटली, और सेट टाइटल उसका मेथड होगा। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसमें भी नाम आप इसी तरीके के नेमिंग कन्वेंशन रखिएगा। ऐसा ना हो मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, फंक्शन 1 क्लास 2, इस एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2, इस तरीके के नाम ना हो, मीनिंगफुल नेम हो जिसको देख के ही पता चल सके, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मैप कर रही होती है। तो उसको देख के ही हम इजीली गेट कर सके, नाम को आइडेंटिफाई कर लिए इसमें क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं आफ्टर द क्लास, आप इसको देख लीजिएगा, एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, रन करके देख लीजिएगा कि इनका क्या रिजल्ट आ रहा है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, कुछ सवाल तो नहीं है? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, 3 4 बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, कुछ लेंदी नहीं है। इसको बस एक दफा एग्जीक्यूट करके रन करके देख लीजिएगा। कोई क्यूरी है तो पूछ ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर
अपलोड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का कल मे बी ट्यूसडे तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। चेकिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, बस जैसे ही फाइनलाइज होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज इनहेरिटेंस। इसका ओवरव्यू मैं आज दे देती हूँ, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि कल हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करें। इनहेरिटेंस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। इनहेरिटेंस मीन्स, उर्दू में अगर हम इसके मीनिंग देखें तो विरासत, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरह जाएं तो इनहेरिटेंस इज गेटिंग सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, ठीक है। अपने बड़ों से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना, कुछ प्रॉपर्टीज गेट करना, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कह रहे होते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स से गेट की है। नेचर, ठीक है, कुछ हम नेचर वाइज कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये चीज जो है ये वालिद पे गई है, ये चीज जो है वो मदर पे गई है, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस भी हम कह रहे होते हैं कि हाइट जो है वो फादर पे गई है, कलर जो है वो मदर पे गया है, लाइक आइज इस तरीके से हैं, ठीक है। उसके अलावा और उन अपने पेरेंट्स की बहुत सारी चीजें जो उनकी जायदाद है उसमें से हिस्सा वो हम उनसे गेट कर रहे होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अपने से पहलों, अपने से आप पहले आने वालों से कुछ चीजें गेट करना बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड। जैसे बहुत सारी खुदा न खास्ता डिजीज ऐसी होती है जो हम कह रहे होते हैं इनहेरिटेड है, ठीक है। कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम कभी आपके पेरेंट्स को तो नहीं रही कि वहां से इनहेरिट होकर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें विरसे में मिल गई होती हैं, ठीक है। अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो नेचर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी अचीव कर सकते हैं, अपने कोड में, अपनी क्लासेस में। अब क्वेश्चन है इज दैट कि हमें इनहेरिटेंस की जरूरत कोडिंग में क्यों होगी। जवाब इसका यह है कि बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें कॉमन फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो उन कॉमन फंक्शनैलिटी को हर क्लास में बार बार रिपीट करने से अच्छा है जो चीजें कॉमन है उन क्लास में उनको हम एक क्लास में रखें, और उसके बाद आने वाली जिन जिन क्लासेस में उनको जरूरत हो हम इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर दें कि ये क्लास इस क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की तमाम चीजें चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होगी। तो ये प्रिंसिपल और अचीव करने के लिए वी यूज इनहेरिटेंस। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास टीचर की एक एग्जांपल है। तो टीचर के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर का नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी हाइट होगी, ठीक है, कुछ। और फिर लेट सपोज अगर यही बात करें हम स्टूडेंट की, और टीचर की क्या चीजें हो सकती हैं, उसका एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सपीरियंस कितना है, ये सारे टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम स्टूडेंट की क्लास की बात करें तो स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट की भी हाइट होगी, स्टूडेंट का जो है वो डिग्री प्रोग्राम होगा, कुछ उसकी स्पेशल फील्ड्स होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसकी टीचर के साथ कॉमन होंगी। तो अब वो कॉमन फील्ड हर क्लास में बार बार रिपीट हो रही है, स्टूडेंट के लिए भी हो रही है और टीचर के लिए भी हो रही है। तो क्यों ना वो जो चीज हम बार बार पब्लिक स्ट्रिंग नेम दोनों क्लासेस में अलग अलग डिफाइन करें, जो चीज दोनों के लिए कॉमन है। और वही काम फिर जब कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन होगी वो भी दोनों क्लासेस में अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स के लिए बनेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी क्लास यूज करें जिसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हो वो हम एक दफा यूटिलाइज करें, कंस्ट्रक्टर्स भी एक दफा बनाएं, और फिर उसके बाद आने वाली जितनी भी क्लासेस को उन एट्रीब्यूट्स या उन मेथड्स या उन कंस्ट्रक्टर की जरूरत होगी वो उसको हम पेरेंट से लिंक कर दें ताकि रेपिटेशन ना हो, ठीक है। और कोड रीयूजेबिलिटी भी हो, एक दफा हमने कोड लिख दिया, अब वो जिन जिन क्लास को जरूरत होगी वो उस क्लास से ले सकते हैं, दोबारा से इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होगी। तो दैट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसे टीचर और स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन है, तो हम एक पेरेंट क्लास बना देंगे इन दोनों के लिए जिसको हम कहेंगे पर्सन। अब चूंकि टीचर भी पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट भी, डॉक्टर भी, तमाम बहुत सारी फील्ड उसमें आ सकती हैं, तो वो चीजें जो कॉमन है वो हम उस पेरेंट क्लास में रखेंगे। जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, हाइट हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, CNIC हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें सबके लिए कॉमन होंगी, तो वो हम पेरेंट क्लास में रखेंगे। और जो एट्रीब्यूट स्पेसिफिक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही हूँ, वो मुझे इनहेरिटेंस से मिली है, और कुछ मेरे अपने एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो मेरे अपने पर्सनल हैं, जो स्पेशलाइज्ड है मेरे, वो मेरी ही क्लास में रहेंगे। लेट सपोज टीचर का एक्सपीरियंस टीचर की क्लास में रहेगा, उस एक्सपीरियंस को पर्सन की क्लास में यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टीचर की स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हों वो चाइल्ड क्लासेस में रहें, और जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसको पेरेंट क्लास में डिटरमाइन करें। इनहेरिटेंस अचीव कैसे करते हैं, इफ वी हैव टू क्लासेस और हम उन दोनों क्लासेस में इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट हम
पेरेंट क्लास का नेम मॉडिफायर यूज करेंगे एंड देन क्लास मॉडिफायर होगा हमारे पास, जो पेरेंट क्लास है उसका नेम, देन कॉलन के थ्रू जो जिस क्लास जो हम चाइल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, जिसको हम इनहेरिट करवाना चाह रहे हैं पेरेंट क्लास से, यहाँ वो चाइल्ड क्लास का नाम होगा क्लास। सबसे पहले मॉडिफायर होगा, पब्लिक आप रखेंगे, यूजली पब्लिक होगा, देन कीवर्ड क्लास, पेरेंट क्लास का नाम, फिर कॉलन, और फिर कॉलन के बाद हमारी पेरेंट क्लास का नाम जिससे मैं इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ, और फिर बाकी वो सारा काम जो नॉर्मल क्लास में हम यूज करते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस 1 to 1, वन पेरेंट एग्जैक्टली हैव वन चाइल्ड, एक पेरेंट उससे एक चाइल्ड। हायरार्किकल, हायरार्किकल मींस एक ट्री स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं कि पूरा एक खानदान का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे दादा, फिर उनके चाइल्ड, फिर उनके सब चाइल्ड, फिर उनके चाइल्ड, तो वो एक हायरार्की मींस एक पूरा स्ट्रक्चर ट्री की फॉर्म में। ठीक है, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल मींस पेरेंट चाइल्ड एंड देन उसका भी चाइल्ड, लेवल्स पे लेवल्स, और मल्टी लेवल का एक्सटेंडेड वर्जन ही हायरार्किकल होगा। ठीक है, मल्टी लेवल को जब हम और एक्सटेंड करेंगे तो वो हायरार्किकल में फॉर्म हो सकता है। एंड लास्ट वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट अपने कोड में अचीव नहीं कर सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस के एट ए टाइम एक क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, विच इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब वो पॉसिबल क्यों नहीं है और उसके क्या वो है, वो हम आगे थोड़ा जब डिटेल में जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, पर्सन एम्प्लॉय, just exact one class having one child, one parent one child, that is single inheritance, person class। अच्छा, हम डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। हम जो हमारे पास वेरी फर्स्ट क्लास है जैसे पर्सन की है, इसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, हम इसको बेस क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी ड्राइव क्लास है इसको हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और हम इसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, और हम इसको सब क्लास भी कह सकते हैं, और पर्सन की क्लास को हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, मींस पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ तो जो पेरेंट क्लास है, हम क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, पेरेंट भी कह सकते हैं, सुपर भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो चाइल्ड क्लास के लिए हम क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, हम चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, हम सब क्लास भी कह सकते हैं, और हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और इनहेरिटेड क्लास भी कह सकते हैं कि जो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को। सो दीज आर द नेमिंग कन्वेंशन यूज फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। ये हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जिसमें वन चाइल्ड एंड वन वन पेरेंट। अच्छा देखो, हम जब भी कोई विंडोज फॉर्म में कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो उसमें बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस हो रही होती है, और वो फॉर्म की एग्जिस्टिंग क्लास है जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट खुद। आपने अगर बैक एंड पे चल के देखा हो तो वो फॉर्म वन कॉलन फॉर्म की क्लास से इनहेरिट हो रहा था, वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस आपकी विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपने अपने प्रोजेक्ट में वो तो बाय डिफॉल्ट हो रही है, आपने खुद से भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अच्छा, इस सेशन के बाद फौरन से लास्ट यही वाला सेशन दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉर अटेंडेंस पर्पस, और फिर क्लास को एंड करेंगे।